So welcome everyone and very good evening to all of you from my side, and I welcome you in behalf of Next Money and NIC. ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है नेक्स्ट वेलनेस, यहाँ पे हम वेलनेस की बात करते हैं, हेल्थ की कोई टॉपिक पे बात करते हैं। और खासियत इस सेशन का ये होता है कि आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में जहाँ पे ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि ये जो परामर्श किसी ने दिया है या जो किसी टिप्स को जिसने कोई दिया है वो सही में टेक्निकली करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट वेलनेस उसी का सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट वेलनेस में हम ये करते हैं कि हर एक शब्द जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट होता है और साइंस बैक्ड होता है। तो नेक्स्ट वेलनेस को शुरू करते हैं और आज मैं इस तस्वीर से नेक्स्ट वेलनेस को शुरू करना चाहता हूं। कितने लोग इस तस्वीर से रिलेट हो पा रहे हैं कि कभी ऐसा आपके साथ होता है जहां पे पेट में कोई तकलीफ है, गुड़गुड़ है, या फिर सीने में जलन है, या फिर किसी तरीके की एसिडिटी है। मैं आपका चैट हमारे सामने रख लेता हूं एंड वी कैन कीप रिस्पॉन्डिंग इन द चैट बॉक्स। कितने लोग इस तस्वीर से रिलेट हो रहे हैं? आज के इस मॉडर्न लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं इससे रिलेट नहीं होता हूँ। शायद किसी का महीने में एक बार होता होगा, किसी का सप्ताह में एक बार होता होगा, किसी को महीने में बहुत बार होता होगा, सप्ताह में बहुत बार होता होगा, और किसी के लिए हर दिन की ये सिचुएशन होगी। कुछ लोग खाना खाने से भी डरते होंगे क्योंकि खा लिया तो प्रॉब्लम होगा। खाना देख के तकलीफ होती है कि खा लिया तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत लोगों के पास आई थिंक दिखाई पड़ती है। और आज के जिस तरीके की जिंदगी हम जीते हैं, जिस तरीके का हमारा आहार विहार है, जो कुछ हम खाते हैं, जितनी तरीके से खाते हैं, जितना गैप रखते हैं, जितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं इसमें काउंट करता है। यदि हम इसको दूसरे लैंग्वेज में समझे तो आज का जो शीर्षक हमने रखा है इस पूरे के पूरे सेशन का, वो है इजी वेज टू गेट रिड ऑफ गैस, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। 3 बातें हम कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन इसके जड़ में है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो एसिडिटी की संभावना ज्यादा बनेगी, गैस की संभावना ज्यादा बनेगी, ब्लोटिंग ज्यादा होगा, बिकॉज आपका जीआई ट्रैक्ट का एंड ब्लॉक्ड है। तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के आसान उपायों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे जो गैस की बात करें, एसिडिटी की बात करें, ब्लोटिंग की बात करें, इस जो कुछ भी हम बात करें, ये सब कहीं ना कहीं एक चीज से कनेक्टेड है, और वो चीज है डाइजेशन, पाचन, हमारा पाचन। और पाचन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पाचन पे थोड़ा सा हम 1-2 मिनट बिता लें ताकि हम आगे की चीजों को ज्यादा बढ़िया से समझ पाए। अजीत जी सेइंग दैट आवाज नहीं आ रही है। कैन समवन कंफर्म आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। उनका कुछ प्रॉब्लम है अजीत जी आप नेटवर्क अपने का। को रिफ्रेश करें, रिसेट करें, अनम्यूट कर लें, कहीं पे सेट नहीं होगा तो। आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि ये सारा कुछ, आप ब्लोटिंग बोलो, एसिडिटी बोलो, गैस बोलो, ये सारा कुछ डाइजेशन से कनेक्टेड है। और डाइजेशन हम सब जानते हैं, बचपन से अभी तक जानते रहे हैं, कभी बायोलॉजी में डिटेल में भी पढ़ लिया था, अभी भी पढ़ लिया था। तो डाइजेशन हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से जानते हैं कि जिस डाइजेशन का हम ख्याल ज्यादा नहीं रखते। उस डाइजेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना तो छोड़ो, उस डाइजेशन को खराब करने के लिए जो जो हो सकता है सारा कुछ हम दिन भर करते रहते हैं, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में। इसीलिए डाइजेशन को जानना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने तय किया कि डाइजेशन पे थोड़ा वक्त बिताते हैं और समझते हैं कि डाइजेशन एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली क्या है। डाइजेशन को यदि एक टर्म में कहा जाए तो ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो जो कुछ भी आप खाते हैं, वॉट एवर यू ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीसेस। उससे छोटा टुकड़ा, उससे छोटा टुकड़ा इज स्मॉलर। तो स्मॉलर स्मॉलर पीस में आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, उसको छोटे छोटे स्मॉलर टुकड़ों में तोड़ने का जो काम होता है, दैट इज व्हाट इज डाइजेशन। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, तो बॉडी जो है न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम होता है वो वेस्ट जो होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है, बाहर कर देता है।
सिंपल प्रोसीजर है। हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण किए हुए चीजों को यदि उसमें से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, सही समय पे कर लिया जाए, सही मात्रा में कर लिया जाए, और जो बेकार वेस्ट आइटम्स हैं उनको डिस्पोज कर दिया जाए, डिस्कार्ड कर दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए मल मूत्र की तरह, तो इसको हम डाइजेशन कहेंगे, इसको हेल्दी डाइजेशन कहेंगे। अब इसका एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि भाई हमने जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी पिया, वो बाहर तो निकलना ही है, वो बाहर तो निकल ही गया, डाइजेशन प्रॉपर होके निकला क्या? इसमें दोनों बातें हैं कि जो जो उसमें से अवशोषित करना था, जिन जिन तत्वों को, जिन जिन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट को, माइक्रो न्यूट्रिएंट को शरीर को एब्जॉर्ब करना था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया था क्या, और वेस्ट को बाहर फेंका था क्या? कि काम का सामान को ही बाहर फेंक दिया था और वेस्ट को जमा करके रख लिया था। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वेस्ट जो था, जो बर्बाद चीज था, उसको ही जमा करके रख लिया, प्रॉब्लम के लिए रख लिया, और जो काम का चीज था वो फ्लश आउट हो गया, बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया बराबर नहीं चल रही थी, डाइजेशन हेल्दी नहीं था, डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। तो इसीलिए डाइजेशन एक लाइन में यदि बताना चाहूं तो यही लाइन है कि जो जो चीज अवशोषित करना चाहिए, जब जब अवशोषित करना चाहिए उसको कर ले, और जो बेकार का सामान है उसको बाहर डिस्कार्ड कर दे। ये डाइजेशन प्रक्रिया है, और डाइजेशन प्रक्रिया काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी अंग इसमें शामिल हैं, और वो सब मिलकर डाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है, इसको आप देखें। इसमें सारे के सारे ऑर्गन्स की बात हो रही है जो डाइजेशन प्रक्रिया के हिस्से हैं, इंटीग्रल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक सीरीज ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा चलता है, इसमें पूरे के पूरे ऑर्गन शामिल होते हैं, मुंह से लेके आपके एनस तक, मलद्वार तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसमें सब कुछ शामिल है। क्या क्या शामिल है? आपका मुंह खुद ही शामिल है, मुंह शामिल है जो इसको चबा रहा है, यहां से आपका काम शुरू हुआ है। इसोफेगस है, इसके बाद आपका पेट है, आमाशय जिसको कह रहे हैं, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस है। ये सारा का सारा चीज डाइजेशन सिस्टम का हिस्सा है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारा कुछ मिला के बनता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। आपका लीवर, आपका पैनक्रियाज, आपका गॉल ब्लैडर, ये सारा कुछ जो मैंने इस तस्वीर में दिखाया है, इस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। और ये सब मिला के, इन सारे अंगों को मिला के एक पूरा का पूरा तंत्र बनता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम, और ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और ये काफी कॉम्प्लेक्स है। जीआई ट्रैक्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, डॉक्टर ईट के टर्म में सुना होगा, बोलचाल के तरीके में सुना होगा, हेल्थ के टॉक्स में सुना होगा, कि हम जब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट की, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसकी पूरी की पूरी ये तस्वीर है। वहां मुंह के नीचे से शुरू होता है, इसोफेगस से होते हुए आपके एनस तक, ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है। उसमें जितनी चीजें हैं सबका नाम मैंने आपके सामने स्लाइड पे रखा है। यदि हम मैकेनिकल रूप से डाइजेशन की बात करें तो ये हमारे मुंह में शुरू होता है, चबाने से शुरू होता है मामला, उसके साथ लार देके उसको चबाने की बात होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पे उसमें मिक्स होता है, और आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम वहीं पे शुरू हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो दांत उसको चबा चबा के तोड़ते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, बंटने लगता है। हमारा फूड जो है चबाने से पहला फिजिकल ब्रेकेज में जाता है, टूटना शुरू होता है। राइट आफ्टर यू कंप्लीट द swallowing पार्ट, मतलब चबाने का प्रक्रिया जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, क्या होता है, फूड जो है स्टोमक में पहुंचता है, और वहां पे एसिड का स्प्रिंकल उसके ऊपर होता है, एसिड का स्राव होता है उसके ऊपर, और तब ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में इजी तरीके से टूटना शुरू होता है। फर्दर इट ब्रेक्स डाउन, इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकिंग डाउन शुरू होता है। एज अ रिजल्ट परिणाम क्या होता है, स्टोमक
क्या प्राप्त करता है? डाइजेस्टिव जूस प्राप्त करता है लीवर के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, और वो ब्रेकडाउन में और फर्दर मदद करता है, इसको और फर्दर तोड़ने का काम होता है। कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन चालू होता है, उनको फर्दर ब्रेकडाउन करके उसमें से एब्जॉर्प्शन चालू कर दिया जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, और तब वो अलग अलग कोशिकाओं में, असंख्य कोशिकाओं में वितरित होना शुरू हो जाते हैं, बंटना शुरू हो जाते हैं, वहां पे पहुंचाया जाने लगता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर सारी कोशिकाओं में, असंख्य कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है, उन सारी कोशिकाओं में वो ड्रॉप 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 पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो भी आपने खाया था, जो भी आपने पिया था, उसको शरीर एब्जॉर्ब करके इस तरीके से उन कोशिकाओं को आहार के रूप में, उनके फॉर्मेट में जैसा आहार उनको चाहिए था उसमें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। और ये सारा कुछ संभव किस बात से हुआ? पाचन तंत्र से हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम से हुआ, इस जीआई ट्रैक्ट की वजह से हुआ। और ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, इसने इसको संभव बनाया। और फाइनली जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे उस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लेवल पे ले जाया जाता है, और वहां पे उन चीजों को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। बड़ी आंत में भी उन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको जो छोटी आंत नहीं कर पाई थी, तो बड़ी आंत में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और तब इसको डिस्कार्ड करने के लिए और आगे एनस की तरफ पुश कर दिया जाता है, और फिर वो चीजें बाहर निकल जाती है। हमारा मल त्याग इस तरीके से हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन है, ये जो पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा जो गट सिस्टम है, ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और काफी लोग इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते होंगे, दिन रात महसूस भी करते होंगे, और कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे। तो ये जो है ब्रेन गट कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। और ये चीज यहाँ पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पाचन, आपका पूरा का पूरा गट सिस्टम ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने कोई चार्ट में यहाँ ब्रेन गट एक्सेस बताने की कोशिश की है। डायरेक्ट सॉलिड कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा गट और ब्रेन सबसे पहले तो फिजिकली कनेक्टेड हैं थ्रू मिलियंस ऑफ नर्व्स। लाखों लाखों नर्व के द्वारा, मिलियंस, एक 10 लाख का 1 मिलियन होता है, एंड आई एम सेइंग मिलियंस ऑफ, दिस इज साइंस बैक्ड स्टेटमेंट। मिलियंस ऑफ नर्व से हमारा जीआई ट्रैक्ट, हमारा गट और हमारा ब्रेन कनेक्टेड है। तो पहला तो ये कनेक्शन हुआ। दूसरी बात है कि हमारा जो गट और ब्रेन एक और तरीके से कनेक्टेड है, और वो है केमिकल्स के द्वारा, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जिनके द्वारा ब्रेन और गट के बीच में संदेश आदान प्रदान होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसके द्वारा ये कनेक्टेड है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? तो ये ब्रेन को कंट्रोल्स देते हैं, जैसे कि फीलिंग्स देते हैं, इमोशंस देते हैं, उसका कनेक्शन लेते हैं सीधा। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली प्रोड्यूसेस द ब्रेन कंट्रोल, चाहे वो आपकी इमोशन हो, चाहे वो फीलिंग हो, ये सारी चीज की बात हो रही है। और गट माइक्रोब मेक अदर केमिकल्स दैट अफेक्ट ब्रेन एंड अफेक्ट ब्रेन फंक्शंस। तो ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए कभी आप देखते होंगे कि यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आपको जो है एसिडिटी हो जाएगी, पेट में तकलीफ दिखेगी। पेट में बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ चल रही है तो आप देखिएगा आपको जो है थोड़ा सा मूड स्विंग आएगा, डाउन होएगा, स्ट्रेस होएगा। ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन शॉर्ट, यदि हम बात करें तो हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम होने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना पड़े? तो सबसे पहले तो ये समझें कि
कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमने बताया काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने ऑर्गन शामिल हैं, किस तरीके से ये ब्रेन से कनेक्टेड है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने डिटेल में समझा। अब इसमें और थोड़ा सा समझें कि इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा ऑटो पायलट मोड में चलता है और आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये कंप्लीट ऑटो पायलट मोड में चलता है। जब मैं कहता हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ करने से ये नहीं चलता, आपके कुछ करने से ये बिगड़ता है। तो आप इसको बिगाड़ना बंद कीजिए, ये अपने आप चलेगा और काफी स्ट्रांग रूप से चलेगा। इसीलिए इस तरीके की एक तस्वीर मैंने आपके लिए ढूंढी है और वो तस्वीर ये कहना चाहता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग तब रहेगा जब आप इसका ख्याल रखें। और इसका ख्याल तब आप रख पाएंगे जब आप ये जाने कि ये जो सिस्टम है ये ऑटो पायलट मोड में चलता है। का क्या मतलब हुआ? ऑटो पायलट मोड में चलता है, इसका मतलब हुआ कि इसको आप, काफी जटिल सिस्टम है और पूरी तरीके से सेल्फ प्रोटेक्टेड है। जब आप कुछ खाना खाते हैं तो खाना को जब जैसे ही आप मुंह में रखते हैं आप चबाना शुरू करते हैं। शायद जब आप खाना खाना शुरू करें इसके पहले खाना देख के, खाना का स्वाद, खाने का खुशबू, खाने का कलर, फ्लेवर, लुक, जो कुछ भी आप देखें, आपके मुंह में लार आती है या नहीं आती? आप खाना खाने के प्रति थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, इच्छुक होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? वो जो लार आता है ये क्या है? ये यहाँ के ग्लैंड से निकला हुआ लार है जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम पाचन से कनेक्टेड है, इसको पाचन रस कहते हैं। ये पाचन से कनेक्टेड है। आपके खाने को सबसे पहले जब आपने चबाना शुरू किया तो वो जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ, आपके लार के साथ, आपके पाचन रस के साथ मिलना शुरू हुआ, मिक्स होना शुरू हुआ। कोई भी चीज को, रोटी जैसी चीज को भी आप यदि बार बार चबाते चले जाएं, अंत में आपको वो मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां पे शुरू हो गए हैं। आपके बहुत सारी चीज उसके साथ मिक्स होने लग गए हैं और आप उसको चबाना शुरू कर दिया है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है, लेकिन आप देखिए ये कितना सेल्फ कंटेनिंग है, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है कि आप चबा रहे हैं और उसके साथ साथ वो चीजें मिक्स हो रही हैं। चबाने के लिए कभी कोई चीज आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज पिसने जाएंगे या कोई चीज ऐसा कोई इंडस्ट्रियल या किचन में कुछ मिक्स करने की बात करेंगे, पिसने की बात करेंगे, ग्राइंड करने की बात करेंगे, तो आपको उसको वेट करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा, कोई लिक्विड डालना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जो खा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा खाना खाया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा वो डाला और फिर चबाना घुमाना शुरू किया। ऐसा तो नहीं होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं आप सीधा खा लेते हैं, लेकिन मुंह के अंदर वो सारा सिस्टम होता है जो उसके नमी को देता है, उसको मॉइस्ट करता है, उसको वेट करता है, उसको गीला करता है और उसको मिक्स करता है। यस और नो? गिव मी सम रिस्पांस इन द चैट बॉक्स। ऐसा होता है? ये इतना जटिल सिस्टम है लेकिन सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरी तरीके से ये किया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन इसको यदि आप बिगाड़ते हैं, आप इसमें व्यवधान डालते हैं तो दिक्कत है। व्यवधान क्या क्या डाल रहे हैं आप? तो जैसे खाना खाने के ठीक 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले कुछ लोग 2 गिलास पानी पी लेते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लार बनी थी, जो पाचन रस बना था, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बना था, जो पेप्टिक एसिड अंदर बन रहा था, जो तैयारी हो रही थी पूरी बॉडी की इस डाइजेशन को टैकल करने के लिए, एक पूरा का पूरा प्रोसेस के लिए सब चीज तैयारियां हो चुकी थी, उस सब पे पानी फेर दिया। उसने पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम को भी और पेप्टिक एसिड को भी, सबको डाइल्यूट कर दिया। कहने का मतलब कि पाचन को कमजोर कर दिया। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? ऐसा कर दिया। तो एक तो पहला ये काम हमने कर दिया। दूसरा, खाना खाने के पहले हमने खाना पे ध्यान दिया क्या? खाना खाने के पहले खाना में इंटरेस्ट आया क्या? खाना में रुचि आई, खाने को बड़े प्यार से देखा, खाने की खुशबू, महक, खाने का कलर, खाने का तरीका को बड़े तरीके से महसूस किया क्या? और इसीलिए कोई भी धर्म हो, किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, खाना खाने के पहले एक बार भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, किसी को याद करने का एक सिस्टम है। और वहां पे खाने के साथ एक बोलते हैं ना, आचमन कर लिया या कुछ भी कर लिया या ध्यान कर लिया का सिस्टम है। इस सब चीजों का पर्पस क्या होगा?
इनका पर्पस ये था कि खाने के पहले आप खाने की श्रद्धा में आए, मूड में आए, ध्यान में आए और खाने के प्रति कनेक्ट हो जाए। आज हमारा सिस्टम क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे सोशल नेटवर्क्स में हम जो चीजें करते हैं उसमें हम कहते हैं डिनर मीटिंग, लंच मीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि डिनर पे मीटिंग करेंगे, लंच पे मीटिंग करेंगे। और बचपन में यदि आपको ध्यान में हो तो आपको सिखाया गया था, आज फादर्स डे है और फादर्स के द्वारा ज्यादा करके सिखाया गया था, मदर्स के द्वारा ज्यादा करके सिखाया गया था। और वो क्या सिखाया गया था कि खाते समय बातचीत नहीं करते। कितने लोगों को याद है कि ये आपको सिखाया गया था कि खाते समय बात नहीं करते? यदि कोई ज्यादा होशियार बच्चा है और वो यदि इसने कारण पूछ लिया कि क्यों नहीं बात कर सकते, तो ये बताया जाता है जीभ कट जाएगी इसलिए बात नहीं करते, उसको चुप करा देने के लिए। लेकिन मुद्दा ये था कि खाते के समय बात नहीं करते। इसका एक गहन साइंटिफिक रीजन था और वो हजारों सालों से उस साइंटिफिक रीजन को कोई ना कोई जानता होगा, तभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। करेक्ट? और उसका रीजन यही था कि खाते समय आप बातचीत करें तो ध्यान आपका बटेगा, आप जो है वहां पे केंद्रित करें, चबाने पे केंद्रित करें, स्वाद पे केंद्रित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाचन रस बन सके, ज्यादा से ज्यादा आमाशय के अंदर पेप्टिक एसिड की तैयारी हो सके और उस फूड को पचाने का ज्यादा से ज्यादा वातावरण बन सके। और इसी को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सपोर्ट देना। आपको कुछ ऐड नहीं करना है, आपको खाली डाइल्यूट नहीं करना है, आपको काम बिगाड़ना नहीं है, इतनी बात है। Whenever you have acidity और स्टोमक डिस्कम्फर्ट, कभी भी आप देखिए आपको एसिडिटी हो जाए, गुड़गुड़ हो जाए, ब्लोटिंग हो जाए या पेट में किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो जाए, आप नॉर्मली क्या करते हैं? आंसर में, नॉर्मली आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये हाई एसिड हो गया, हमें एसिड बढ़ गई, एसिडिटी हो गई मतलब एसिड बढ़ गई। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं? वो एंटासिड लेते हैं। राइट? यस और नो? वो तुरंत एंटासिड लेते हैं या इस तरीके की कोई मेडिसिन ले लेते हैं। जितना भी नाम आप लिख रहे हैं वो सारे के सारे एंटासिड के नाम है। एंटासिड आप ले लेते हैं, ज्यादातर लोग ले लेते हैं। और आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट यदि एसिड कम हो जाए तो वही लक्षण आएंगे ज्यादातर जो एसिड ज्यादा हो जाने पे आएंगे। ये मैं काफी बड़ी बात कह रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके स्टोमक में एसिड कम हो गई, उतनी सफिशिएंट एसिड नहीं है जिससे कि आपका खाना पचाया जा सके। और कम एसिड हो गई इसका मतलब क्या होगा? अधपचा खाना, अधपचा खाना आपकी छोटी आंत में प्रवेश करेगा और वहीं से विनाश शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में जब अधपचा खाना प्रवेश करेगा तो छोटी आंत में सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कराने के लिए कैपेबल हैं। उनको वो जो चीज अधपचा पहुंचा, वो कुछ भी हो सकता है, वो मकई हो सकती है, गेहूं हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई दूध हो सकता है, कोई डेयरी हो सकता है, जो भी चीज अधपचा पहुंचा उसको वो दुश्मन मान लेता है और सीधा उसको फ्लैग कर देता है, लाल रंग का फ्लैग कर देता है कि भाई ये खतरा है, ये खतरा है। और फिर बॉडी उसको टैग कर देता है, फ्लैग कर देता है, अगली बार उसको खतरा समझना शुरू कर देता है। और जब जब वो आता है अगली बार तो उसको वो खतरा मानने लगता है। आजकल बहुत रिच एंड फेमस लोग, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग, हेल्थ प्रो लोग टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट होती है जिसका नाम है FIT, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। और फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है? करीब 216 या 217 पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं आपके ब्लड से और उससे ये पता लगाया जाता है कि आप किन किन चीजों के लिए इनटॉलरेंट हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि अरे दूध तो डेयरी तो मैं खूब खाता था, मैं 30 साल से खा रहा हूं, 40 साल से खा रहा हूं, लेकिन अब इंटॉलरेंट कैसे हो गया? यस, हो गया क्योंकि आपने कम एसिड हुई थी और उसमें जो है वो छोटी आंत में प्रवेश किया था। तो उसको वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर और उसकी वजह से उसको खतरा मान लेता है और सेल्फ डिफेंस में
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। आपको बैठे बिठाए अर्थराइटिस हो जाए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए। क्या हुआ? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। घर में किसी को अर्थराइटिस नहीं था, अर्थराइटिस के कोई कारण नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से अर्थराइटिस हो गया। अब आपका आरए बहुत बढ़ गया और आप जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के शिकार हो गए, आरएच फैक्टर बढ़ गया। क्या हुआ? छोटी आंत में अधपचा खाना बार बार प्रवेश हो रहा था और उसको शरीर ने फ्लैग कर दिया। तो मैं बहरहाल ये बता रहा था कि आपकी यदि एसिड कम हो जाए तो शरीर में वही सब लक्षण आएंगे जो एसिड ज्यादा हो जाने से आएंगे। और ज्यादातर लोग के एसिड कम होते हैं और उन्होंने एसिड ज्यादा होने वाला सिस्टम के हिसाब से भर भर के एंटासिड और मेडिसिन खा ली। अब जो कम एसिड था वो और कम हो गया और खाना पचा नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ वी आर डैमेजिंग आवर सिस्टम। हमने ये समझ लिया है कि ये गोली, ये सिरप, ये बात, ये पुड़िया, ये टीवी का एड, वो एड, जितने भी एंटासिड हम खा लें, ये सब क्विक फिक्सेस हैं, फटाफट फटाफट क्विक फिक्स हो जाएंगे और ये काम हो जाएगा। अब समझते हैं स्टोमिक एसिड को, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो लो स्टोमिक एसिड के होते हैं। कुछ लक्षण मैं आपको गिनवा रहा हूं। हार्ट बर्न, सीने में ऐसी जलन जैसी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, गैस हो रही है, बर्पिंग, ब्लोटिंग हो रहा है। जब जब आप खा रहे हैं तो गैस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो ये सारे के सारे लो एसिडिटी स्टोमिक एसिड के सिम्टम है। आपको यदि फूड एलर्जीज हो रहे हैं, इंटॉलरेंस हो रहा है, या लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं, लीकी गट सिंड्रोम हो रहा है, डायरिया हो रहा है बार बार, कभी कभी महीने में 1-2 बार डायरिया हो जा रहा है, सप्ताह में 1 बार डायरिया हो जा रहा है, या कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रहा है, ये सारा का सारा कनेक्टेड है किससे? लो स्टोमिक एसिड से। अब आप यदि देखें हाई स्टोमिक एसिड का लक्षण, तो भी इसी में के सब है। और हम इलाज किस चीज का कर रहे हैं? हाई स्टोमिक एसिड का इनवेरिएबली। और हम जो है धड़ल्ले से एंटासिड खा रहे हैं। एंटासिड शायद जितना बिक रहा है भारत में, उतना एंटासिड किसी दुनिया के किसी कंट्री में नहीं बिक रहा। आप नाम ढूंढ लें, 1-1 दर्जन नाम आपका बच्चा बच्चा बता देगा, 1 दर्जन नाम कम से कम आप बता देंगे अभी बैठे बैठे। तो डॉक्टर ने एंटासिड लिखा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयां लिखी, पेट में तकलीफ आने वाली है, इसलिए डॉक्टर ने एक एंटासिड भी लिखा। दैट्स डिफरेंट। बट व्हाट यू आर टेकिंग इज, वो कैडबरी जेम्स की तरह या बच्चों की वो कोई स्वीट पिल की तरह आप एंटासिड खाए जा रहे हैं या एंटासिड पिए जा रहे हैं, एंटासिड लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले में, जिनके ऑफिस के टेबल पे, ऑफिस के ड्रॉर में और उनके ट्रैवल बैग में एंटासिड भरा होता है। बिना एंटासिड के तो खैर काम ही नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है और हम इसको बहुत बढ़िया मानते हैं और बहुत अवेयर कहते हैं कि भाई ट्रैवल के पहले इतनी तैयारी कर लिया, ये कर लिया, ये है, हमेशा तैयार रहता है, इतना इजी है, दूसरों को भी तुरंत सॉल्यूशन दे देता है। ये सारी बातें हम करते हैं और हम एंटासिड का लिटरली, वो हमारे यहाँ भूजा कहते हैं ना, भूजा की तरह टक 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 खाते जाते हैं। Now, what causes low stomach acid? Let us talk about लो स्टोमिक एसिड की बात हम कर रहे हैं। व्हाट कॉजेज लो स्टोमिक एसिड? आज के समय में ज्यादातर लोग को लो स्टोमिक एसिड हो रहा है। और कारण क्या है उसका? सबसे जो पहला कारण है, मैंने क्या कहा था, ब्रेन गट कनेक्शन। सबसे पहला कारण है हाई स्ट्रेस लेवल। हाई स्ट्रेस लेवल, आप माने ना माने, हाई स्ट्रेस लेवल सबसे बड़ा कारण है आपके लो स्टोमिक एसिड होने का। और इस बात को कोई मानता ही नहीं, शायद समझता भी नहीं, शायद इस पे ध्यान भी नहीं जाता। और आप मेरे को एक आदमी ढूंढ के लेके आए, कहें कि भैया वो हाई स्ट्रेस में नहीं है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच पर्सन, वेरी डिफिकल्ट। हम हो, आप हो, किसी को पकड़ के लेके आइए, हाई स्ट्रेस लेवल में ही है। भले वो कहे कि मैं बहुत अच्छा स्ट्रेस मैनेज करता हूं, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, सब ठीक है, लेकिन हाई स्ट्रेस लेवल में वो रह रहा है। आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उसका खुद का कैरियर का हो, उसका बिजनेस का हो, उसका कोई चीज हो,
पूरी की पूरी एडवर्सिटीज में हम जी रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो, वर्कलोड हो, पेंडिंग वर्क हो, यू नेम द थिंग्स, और लोग हाई स्ट्रेस में हो रहे होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण है, बिकॉज ब्रेन गट कनेक्शन की बात हो रही है। जो दूसरा कारण है वो है एजिंग, उम्र का बढ़ना। हम सबका उम्र बढ़ रहा है, करेक्ट। मैं 50 साल का हूं, आप में से भी कुछ लोग ज्यादा उम्र के होंगे, कम उम्र के होंगे, बट जितने भी उम्र के होंगे आपकी उम्र बढ़ रही होगी, करेक्ट। ये जो बढ़ती उम्र है वो आपके लो स्टोमिक एसिड का कारण है, बिकॉज जब आप 20 साल के थे तो जो स्टोमिक एसिड का मात्रा था आपके पास वो अभी में फर्क है, उसका फर्क आ चुका है, और वो फर्क एजिंग से होगा। जितना आपका एज बढ़ता जाएगा ये प्रॉब्लम आएगा। तीसरी चीज है स्टोमक सर्जरी। बहुत सारे लोग स्टोमक सर्जरी से गुजर चुके हैं, किसी के जेन्युइन सर्जरी है, किसी के शौकिया सर्जरी भी है। अब आप बोलेंगे शौकिया सर्जरी ये क्या चीज होती है? शौकिया सर्जरी बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना गॉल ब्लैडर को काट के हटा देते हैं, सीधे काट के हटा देते हैं, और डॉक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको परामर्श दे देते हैं कि काट के हटा दो। अच्छे डॉक्टर परामर्श कभी नहीं देते। हमारे घर में एक गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी किसी की, उसकी गॉल ब्लैडर सर्जरी को डॉक्टर ने 5 बार मना कर दिया था, लेकिन पेशेंट इतना उतावला था कि पेशेंट कहता था कि अभी मेरे को गॉल ब्लैडर सर्जरी करा देनी है, अभी करा देनी है। हर बार पेशेंट तैयार होकर आता था कि गॉल ब्लैडर सर्जरी करा देनी, लेकिन डॉक्टर इतना बढ़िया थे कि डॉक्टर ने 6 साल तक गॉल ब्लैडर सर्जरी नहीं होने दी, क्योंकि हर बार वो उसका एक खास तरीके का एक्सरे निकालते थे, जिसको न्यूक्लियर एक्सरे कहते हैं, जिसमें इस बात का पता चलता है कि गॉल ब्लैडर कितना % फंक्शनल है। और यदि गॉल ब्लैडर 15%, 10% से कम फंक्शनल है, तभी जाके उसको निकालने की बात सोचनी चाहिए। यदि 10% से ज्यादा फंक्शनल है तो गॉल ब्लैडर को निकाल देना खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर के लिए, मेडिकल पूरे के पूरे बिजनेस के लिए, और उस व्यक्ति के लिए जो ये समझता है कि हमारा शरीर एक गाड़ी है, एक कार है, एक व्हीकल है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स निकाल के दूसरा लगा दो। अभी गाड़ी में क्या होता है, आपकी टायर, आपका ट्यूब, आपका शॉक एब्जॉर्बर, आपका ये, आपका वो, आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट हो बदल दो, सीधे बदल दो। हमारे छोटे शहर में यदि आप याद करें, आपके भी शहर में आप जाके नोटिस करें, तो पहले क्या होता था? टायर रिट्रेडिंग का काम होता था कि नहीं होता था? ये सुनो, टायर रिट्रेडिंग का काम होता था, इंजन रिबोरिंग का काम होता था, ये सुनो। बहुत सारे गाड़ी दुकान दिखते थे जिस दुकान का नाम होता था इंजन रिबोरिंग का दुकान, जहां पे इंजन को रीबोर किया जाता था, टायर को रिट्रेड किया जाता था। शहरों में, मेट्रोज में जहां आप रहते हैं, कभी आपने इंजन रिबोरिंग, टायर रिट्रेडिंग ऐसा नाम सुना क्या? बिल्कुल नहीं। शायद होता होगा, ये टायर आपका निकाल के जिसके ले जाने का भी पैसा लेता होगा, लेकिन वो कहीं ले जाके रिट्रेडिंग करता होगा। लेकिन आपका टायर यदि ना भी घिसा हो तो चारों तुरंत बदल देने की बात होती है कि नहीं? यस और नो? यस, सेफ्टी इज प्राइम, फाइन। सेफ्टी इज प्राइम, फाइन। ब्रेकडाउन हुआ तो टाइम आपका वेस्ट होगा, फाइन, ऑल इज टेकन। बट ये कार में से जो प्रवृत्ति निकली कि सब कुछ बदल डालो, थोड़ा दिक्कत है तो दूसरा लगा दो, यही प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर में ले लिया, और ये कहा कि भाई काट के दूसरा लगा दो, काटो दूसरा लगा दो, काटो दूसरा लगा दो। कितने लोग मेरी बात को जेल कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सीधा काटो और दूसरा लगा दो, मतलब ऐसा शरीर ना हो कि कोई आपका कार का स्पेयर पार्ट्स हो गया, और सीधे जो है काटो और नया लगा दो। तो उसी को मैंने कहा है स्टोमक सर्जरी, ये एक बड़ा कारण है आपके लो स्टोमक एसिड होने का। बहुत लोगों ने शौकिया सर्जरी करा रखी है, और बहुत लोग की सर्जरी जेन्युइनली डॉक्टरों ने की है। मेडिकेशन एक चौथा या पांचवा कारण, जो भी नंबर मैंने गिना दिया, ये एक बड़ा कारण है, मेडिकेशन। हम भर के दवाइयां खा रहे हैं, कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं, कुछ डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, कुछ कोई दवाइयां नहीं खा रहे हैं तो एंटासिड खा रहे हैं धपाधप। तो ये जो दवाइयां हम खा रहे हैं भर भर के, इन सारी दवाइयों की वजह से भी स्टोमक एसिड लो हो रहा है। और हाई शुगर इंटेक एक बड़ा कारण है आपके लो स्टोमक एसिड होने का। अगेन चौंकाने वाला कारण है, ऐसा कारण है जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते, या कभी हमारे सपने में भी नहीं आएगा कि हाई शुगर इंटेक जो है लो स्टोमक एसिड का कारण बन सकता है। और ये है, यस, क्योंकि आपके फ्रिज में जाके चेक कीजिए, भर भर के चॉकलेट और बिस्किट, क्या बोलते हैं,
आइसक्रीम्स रखे हुए हैं, चॉकलेट आइसक्रीम से आपका फ्रिज भरा हुआ है, ये सुनो। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, पेस्ट्रीज, कुकीज, आप देखिए शुगर कंटेंट आपका बढ़ता जा रहा है। आप त्योहारों में अब शुगर नहीं खा रहे, आप शुगर पे ही जिंदा हैं, आप शुगर 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 ही कर रहे हैं। आपकी कैफीन, निकोटीन भी शुगर में सनी हुई है, लदी हुई है, उसी के साथ आप ले रहे हैं। चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे वो आपकी चाय कॉफी है, जो कुछ भी चीज हो, बिकॉज वो शक्कर ज्यादा, चाय कम है, कॉफी कम है, शक्कर ज्यादा है। तो ये जो शक्कर की प्रक्रिया है, ये यदि हम शुगर इनटेक को यदि बात करें तो ये भी एक प्राइम कारण है, और ये सारे कारण आपके स्टोमक एसिड को बढ़ाने, कम करने वाले हैं। सो इज देयर अ नेचुरल सॉल्यूशन? शुगर हो, स्ट्रेस हो, जो भी रीजन से हो रहा हो, आपकी स्टोमक एसिड तो बढ़ी है। बहुत सारे मसालेदार चीजें आप खा रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंट खाना खा रहे हैं, स्नैकिंग बिटवीन द मील कर रहे हैं, देर से नाश्ता कर रहे हैं, देर से खाना खा रहे हैं, खाते ही सो जा रहे हैं, जो 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 कारण आप कर रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, ये भी बड़ा कारण, बहुत कम सो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी आप फोन ले लीजिए, आपका आपका कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए और उसमें अलार्म लगाइए, स्लीप टाइम डिफाइन कीजिए, और स्लीप टाइम को जैसे 8 घंटे से कम डिफाइन करेंगे, आप 8 घंटे से कम डिफाइन करेंगे, वो क्या कहेगा? वो फोन आपका कहेगा कि योर स्लीप आवर इज लेस देन रिकमेंडेड स्लीप ड्यूरेशन। कितने लोग इस बात को देखते हैं? जब आप अपने फोन में अलार्म लगाते हैं या स्लीप टाइम डिफाइन करते हैं, यदि वो 8 घंटे से कम है, तो फोन आपका जबरदस्ती कहता है कि भाई आपका जो टोटल कोटा है उससे कम आप सो रहे हैं, ये सेफ नहीं है। और कितने लोग 8 घंटे सो रहे हैं? कोई नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई नहीं। आप सबको चेक कर लीजिए अपने अगल बगल में, जो बहुत अच्छा आपको लगता है कि स्वास्थ्य में जीने वाला आदमी है, उसको भी पकड़ के चेक कीजिए, आपको पता चलेगा 8 घंटे वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे यदि आप सोने की बात करें तो 8 घंटे का मतलब हुआ कि 4:30 बजे उठना पड़ेगा। 4:30 बजे कितने लोग उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपका सोने का जो ड्यूरेशन है वो भी एक बड़ा कारण है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नेचुरल सॉल्यूशन है, क्या कोई प्राकृतिक उपाय है इसका, एसिडिटी को कंट्रोल करने का, बढ़ने नहीं देने का और घटने नहीं देने का? कोई प्राकृतिक उपाय है? यस, देयर आर नेचुरल सॉल्यूशंस। बहुत सारे प्राकृतिक उपचार हैं जो अमेजिंग तरीके से काम करते हैं, दे वर्क अमेजिंगली वेल। और वो क्या तरीके हैं? मोस्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस, ज्यादा से ज्यादा इन सॉल्यूशंस की यदि बात की जाए तो ये आपके किचन में है, आपके घर में है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हजारों सालों से इसको जो है हम इस्तेमाल करते रहे हैं, और धीरे धीरे हम उसका इस्तेमाल कम करते चले गए, उस पे से भरोसा हटाते चले गए, एंटासिड लेते चले गए, दवाइयां लेते चले गए, और प्रॉब्लम में आ गए। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में दो चीजें हुई है, दो चीजें हुई है। पहला तो चीज ये हुआ है कि हमारा खाना, खाने का तरीका जो भी कह लें आप, अनहेल्दी हुआ है। What you eat, when you eat, how you eat, how much you eat, इन चारों घटकों में बात करें, क्या खाएं, कब क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, इन सब बातों पे यदि गौर फरमाया जाए तो ये सब चीजें चेंज हो गई हैं जो पहले के तुलना में। तो पहला प्रॉब्लम तो हुआ है कि खाने का पैटर्न बदल गया, खाने का टाइम, तरीका सब बदल गया। अब दूसरा जो टाइम है वो क्या, दूसरा जो फर्क आया वो क्या आया? वो ये आया कि हम क्विक फिक्सेस पे डिपेंड होने लग गए। वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन क्विक फिक्सेस, इंस्टेंट सॉल्यूशन पे हम डिपेंड होना शुरू हो गए, अननेचुरल सॉल्यूशंस लेने लग गए। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, अभी लिया 2 मिनट में, 10 सेकंड में आराम चाहिए। और हमें लगता है कि बस ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये कर लो, वो कर लो, जंक खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, और उसके साथ एक 10 सेकंड में आराम देने वाला कोई एक सामान है, उसको भी खा लो। हर चीज का एड टीवी पे और होर्डिंग पे अवेलेबल है। सो इट इज ऑल क्विक फिक्सेस। सो जब क्विक फिक्सेस की बात करें तो ये सब मिलके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए। तो नेचुरल सॉल्यूशंस क्या क्या है? मैं आपको 3 नेचुरल सॉल्यूशंस आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नेचुरल सॉल्यूशन जो है वो है अजवाइन।
कितने लोग अजवाइन को जानते हैं? ये है अजवाइन, जिसको आप थाइमोल सीड भी कहते हैं या कैराम सीड कहते हैं। ये अजवाइन सबसे पहला नेचुरल सॉल्यूशन है। इसको बाइशॉप वीड भी कहते हैं, बाइशॉप वीड। हजारों सालों से अजवाइन को गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, कोलिक पेन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, इन बातों के लिए इस्तेमाल किया गया है हजारों सालों से। पुराने से पुराने ग्रंथों में, किताबों में इनका विवरण है। आयुर्वेद के जो भाव प्रकाश निघंटु हैं उसमें विवरण है, और इनका पूरा का पूरा इस्तेमाल इसके लिए मेडिसिनल तौर पे किया गया है। दूसरे चिकित्सा पद्धतियों में जाएं तो भी इसका इस्तेमाल का भर भर के विवरण है हजारों सालों से। अजवाइन सीड में कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है, अजवाइन सीड में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाया जाता है, और एक और जबरदस्त चीज पाई जाती है, और वो चीज है लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी। अब आप एक सोचिए कि एक पदार्थ में, एक चीज के अंदर तीन गुण, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला प्रॉपर्टी, जो तीनों के तीनों तीन पिलर आप कह सकते हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये सारा गुण इसमें मौजूद है। और यहां तक कि आज का जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको आप कहें, वो भी इनके सारे गुणों को एक्सेप्ट करता है और अमेजिंग डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अजवाइन को हर तरीके से अपनाता है और उसकी बातें करता है। लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न साइंस। अजवाइन में आयुर्वेद के समय क्या बात हो रही थी या होती है अभी, और मॉडर्न साइंस क्या कहता है। आयुर्वेदिक व्यू में पहले बताता हूं। आयुर्वेदिक व्यू ये है कि आयुर्वेदिक व्यू अजवाइन के बारे में ये कहता है कि ये दीपन है और पाचन है। दीपन, पाचन, ये आयुर्वेद के टर्म्स हो गए। अजवाइन हेल्प्स टू मैनेज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बाय प्रमोटिंग डाइजेस्टिव फायर। इसी को दीपन कहते हैं, एपेटाइजर। आपकी एपेटाइजर को बढ़ाता है, दीपन को बढ़ाता है, और आपके पाचन प्रॉब्लम को, फायर को बढ़ा के बेहतर कर देता है। और ये दूसरा भी काम करता है, और दूसरा काम क्या है कि ये जो है डाइजेशन को बड़े आसान कर देता है, बड़े इजी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है, बिकॉज इसके अंदर पाचन प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है। तो दीपन प्रज्वलित करने वाला और पाचन पचा देने वाला, ये दो चीज आयुर्वेद कहता है, और इसीलिए ये जो है गैस से रिलीफ देता है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कुछ अलग नहीं कहता। मॉडर्न साइंस अपने रिसर्च के हिसाब से, और ये छोटे छोटे रिसर्च की बात नहीं हो रही है, इंटायर मेडिकल साइंस में डजन्स एंड डजन्स ऑफ रिसर्च हैं जो अजवाइन को सैल्यूट करते हैं और उनके गुणों की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि थाइमोल नाम का एक चीज प्रेजेंट है अजवाइन के अंदर, जिसके थाइमोल को यदि टेस्ट किया जाए, थाइमोल नाम का जो पदार्थ इसके अंदर है, उसको कहते हैं कि हाईली मेडिसिनल वैल्यू वाला पदार्थ है। और थाइमोल कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी वाला है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वाला है। और थाइमोल वो चीज है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने में तेजी लाता है और पाचन बढ़ा देता है। बात वही कह रहा है, लेकिन कंप्लीट साइंस के हिसाब से कह रहा है। तो ये कह रहा है मेडिकल साइंस कि अजवाइन गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है, जैसे इनडाइजेशन हो गया, अपचन जिसको कहते हैं, गुड़गुड़ हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या डायरिया होने लग गया, इन सब चीजों को बेहतर करता है। यदि कोई छोटी सी फूड पॉइजनिंग जैसी चीज हो गई, आपको किसी तरीके का माइक्रोबियल हो गया, चूंकि एंटी माइक्रोबियल बात हो रही है, थाइमोल एंटी माइक्रोबियल है, तो ये उस तरीके से काम कर रहा है। थाइमोल एक और काम करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टोमक। जो गैस्ट्रिक जूस है उसको भी रिलीज करने में मदद करता है, और डाइजेशन को के प्रोसेस को एनहांस कर देता है, बूस्ट कर देता है। तो अजवाइन का ये दोनों पार्ट हुआ, और ये जो चीज है ये अजवाइन का खास गुण हुआ। अब ये थाइमोल का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है आपको,
ये है थाइमोल। अजवाइन के अंदर जो थाइमोल मौजूद है, वो थाइमोल जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को, जैसा मैंने बताया, कि सेक्रेट करने में तेजी लाता है, मदद करता है। और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी से लैस है, तो अमेजिंग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ये गैस को, ब्लोटिंग को, सबको जो है ये ठीक करने की बात करता है। आयुर्वेदा में क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि अजवाइन जो है वात प्रकृति के लिए, वात में यदि कोई विकृति आ रही है, आपके कफ में यदि आ रही है, तो उसके लिए बेहतरीन काम करता है और उसमें आपकी मदद करता है। अजवाइन एसिडिटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत बढ़िया काम करता है। और आज के समय में यदि एसिडिटी की बात करें तो बाय डिफॉल्ट एसिडिटी कनेक्टेड है हमसे। क्यों? क्योंकि इररेगुलर ईटिंग हैबिट, और जो खा भी रहे हैं इररेगुलरली वो क्या है भाई? तो वो जंक फूड है। वो जंक फूड है, और एक तो हम बेसमय खा रहे हैं, क्वाइट फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, जब मर्जी तब खा रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे खा रहे हैं। तो ये जो है फूड कंजम्पशन इस तरीके का यदि हो, इस प्रकार से हो, तो क्या होगा? वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन एसिडिटी? एसिडिटी में एग्जैक्टली क्या होता है? सो देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अपने आप वो जो ज्यादा एसिड बनाने लग जाते हैं या फिर बहुत कम बनाने लग जाते हैं। दोनों में सिमिलर टाइप के लक्षण आने लग जाते हैं, जिसको हमने डिटेल में समझा। तो ये क्या करते हैं? ये बर्निंग सेंसेशन देने लगते हैं स्टमक में ऊपर की तरफ, एंड सम टाइम इवन इन योर थ्रोट तक ये पहुंच जाते हैं कि आपको ऐसे बर्पिंग आई और आपको एक जलन जैसा चीज आया, मुंह तक पहुंचा। इट कॉजेज एसिडिटी, और वो जो चीज होती है वो आपको मील के टाइमिंग को फिर डिस्टर्ब कर देती है, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, या बिना इच्छा के भी आप कुछ खा रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ सिस्टम बिगाड़ देता है। ओवर स्पाइसी फूड यदि आपने खाया तो ऐसा होता है, ज्यादा आयली पदार्थ लिया तो ऐसा होता है, आयल में और उसमें मिलावट है तो ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आज की डेट में कॉमन है। थोड़ा सा अजवाइन जो मैंने हाथ पे रख के दिखाया है आपको, थोड़ा सा अजवाइन यदि आपने ले लिया तो ये एज ओल्ड रेमेडी है, हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है। अब दूसरे वाले नेचुरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने बोला 3 नेचुरल सॉल्यूशन आज बताएंगे। दूसरा जो नेचुरल सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे सौंफ। कितने लोगों ने सौंफ का इस्तेमाल रेगुलर रखा है या लेते हैं? कितने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है? तो ये सौंफ जो है हम अलग अलग तरीके से, थोड़ा कभी इसको हल्का ये करके, थोड़ा बॉईल करके, थोड़ा भून के, थोड़ा और तरीके से कुछ और उसमें मिक्स करके, सौंफ को हम अक्सर लेते रहते हैं। फेनल सीड इसको कहते हैं, फेनल सीड्स। हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके वर्णन मिले हैं हर जगह पे। सौंफ को खाने के बाद नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है। आप देखें होटल्स में भी मिलेगा, आपके पार्टीज में भी आपके सामने सौंफ रखा जाता है, गेस्ट को भी आप सौंफ देते हैं, आपके डाइनिंग टेबल पे भी सौंफ होता है। ये एक अच्छी आदत है। डाइनिंग टेबल पे यदि आपके नमक वाला स्प्रिंकलर है तो वो गंदी आदत है, उसको हटा के फेंक दीजिए, और यदि सौंफ का डब्बा रखा हुआ है तो उसको रख दीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है। सौंफ जो है बहुत बढ़िया चीज है डाइजेशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। अब मैं फिर से आपको हजारों साल पुराना जो जो हमारा मेथड है भारतीय मूल में, इसके पीछे आप जाइए, कितने विद्वान रहे होंगे उस समय के लोग कि खाने के बाद इसका सेवन करने का बात किया होगा। क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं, रिफ्रेशमेंट के गुण है, मुख के दुर्गंध को हटाता है ये, और ये डाइजेशन को फास्टर बनाता है, डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। आप देखिए कितना बढ़िया चीज चुन के लाया गया है और बताया गया है कि आप ये लेके खा लीजिए खाने के बाद, फॉर बेटर डाइजेशन। फेनल सीड क्या करता है? तो इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, एंजाइम्स के सेक्रेशन को बढ़ावा देते हैं, एंजाइम्स का सेक्रेशन इजी कर देते हैं। इससे क्या होता है? आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, इट बूस्ट योर डाइजेस्टिव फंक्शन। फेनल सीड के अंदर एंथेनॉल करके एक चीज होता है, फेंचौन बोल के एक चीज होता है, और एस्ट्रोजोल बोल के एक चीज होता है। ये तीनों के तीनों चीज क्या करते हैं? तो ये एंटी स्पैस्मेटिक होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और इसकी वजह से आपका पाचन
एकदम बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से चलता है। ये वंडरफुली काम करते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन पे काम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये रामबाण माना जाता है अजवाइन, सौंफ का पानी। इनडाइजेशन की बात करें, ब्लोटिंग की बात करें, जिससे जो जो पैदा हो रहा है उन सब चीजों की बात करें तो सौंफ उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो जीआई ट्रैक्ट का फोटो आपने देखा था, उसको हेल्दी रखता है, उसको हैप्पी रखता है। मोर इंपॉर्टेंटली हैप्पी रखता है, मतलब उसको किसी तरीके की तकलीफ नहीं आने देता। फनेल सीड में हाई क्वालिटी के फाइबर होते हैं। जब आप चबा चबा के फनेल सीड खाते हैं उसमें हाई क्वालिटी के फाइबर होते हैं और वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया सूट करता है। सौंफ की पानी की बात करें, फनेल वाटर, फनेल सीड वाटर, तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखने वाला चीज है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो आपके डाइजेशन को डिसरप्ट करते हैं उनका सफाया करता है और आपके डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। इतना ही नहीं, आपके बाउल मूवमेंट को स्मूथ करता है। सौंफ एंटी इंफ्लेमेटरी है नेचर में, और जब एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर का है तो क्या करता है कि ये आपके इंटेस्टाइन में, खास करके छोटी आंत में इरिटेशन को कम करता है, बड़ी आंत में इरिटेशन को कम करता है। और जब ये इरिटेशन कम करता है तो डाइजेशन स्मूथ होता है, इंटेस्टाइन जो है रिलैक्स हो जाती है उसके मसल, और रिलैक्स होने से डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है और ये जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो ये है सौंफ का गुण। सौंफ का एक और खासियत है और वो है आपके यंगर स्किन। पाचन को ही सुधार के यंगर स्किन लाता है, लेकिन यंगर स्किन बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। आप किसी भी उम्र के हो, शायद यंगर स्किन में आप इंटरेस्ट रखेंगे। आप पुरुष हो, महिला हो, यंगर स्किन में इंटरेस्ट रखेंगे। आप कोई भी हो, यंगर स्किन में जरूर इंटरेस्ट रखेंगे। और यंगर स्किन के लिए लिपापोती करने के बजाय ऊपर यदि अंदर आपने कुछ रखा तो सौंफ का पानी, जो ये तस्वीर मैंने दिखाई, ये यंगर स्किन के लिए बेहतरीन चीज है। कंप्लीट साइंस है इसका। सौंफ एक्सट्रैक्ट क्या करता है आपके स्किन के लिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, फ्री रेडिकल के डैमेज से, सबसे पहली चीज। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। दूसरी चीज ये जो करता है, सेल की लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है। सेल की लॉन्जिविटी, उम्र बढ़ाता है। इसके साथ साथ सौंफ जो है बहुत सारे मिनरल से लैस है, लोडेड विथ मिनरल्स है सौंफ। इसके अंदर पोटेशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, और ये सारे के सारे चीज होने की वजह से ये मिनरल आपके हार्मोन के बैलेंसिंग का काम करते हैं और ऑक्सीजन बैलेंस भी आपके ब्लड स्ट्रीम में बनाए रखते हैं। देखिए तालमेल, ऑक्सीजन को यदि ब्लड स्ट्रीम में यदि उसके बैलेंस को बनाए रखे, हार्मोन को बनाए रखे, साथ साथ एक और बेहतरीन काम करता है, सौंफ जो है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और ये सब चीज करने की वजह से आपके त्वचा में ये निखार लाता है, ग्लो लाता है, रिंकलिंग कम करता है और आपके त्वचा को युवा रखता है, जवान बनाता है। और इसीलिए सौंफ का इस्तेमाल जो है एक बेहतरीन चीज हो सकता है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरी जो चीज है, जो मैंने बोला 3 नेचुरल चीजें मैं बताऊंगा आज। तीसरा चीज है धनिया, जिसका इस्तेमाल शायद आप रेगुलर करते हैं और हमारे सब्जियों में, हमारे आहार में हजारों सालों से, इससे पुराना कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ह्यूमन को मालूम हो। ऐसा कोई मसाला नहीं है जो धनिया से पुराना लोगों को मालूम। ये ओल्डेस्ट स्पाइसेस नोन टू मैनकाइंड है, ऐसा समझ लीजिए। कोरिएंडर जिसको कहते हैं, ये धनिया भर के जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं, उनके होस्ट ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स कह लीजिए आप, सीरीज ऑफ स्टमक प्रॉब्लम कह लीजिए, उनको सॉल्व करता है और साइंटिफिकली सॉल्व करता है। साइंस बैक्ड फैक्ट्स हैं जो ये कहता है। ये धनिया है। धनिया की खासियत ये है कि धनिया के अंदर एंथोसायानिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। जैसे अजवाइन के पास थायोमोल था, थाइमोल की जगह यहां पे एंथोसायानिन है। और एंथोसायानिन जो है एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी से लैश है। ये जो है इनडाइजेशन पे जबरदस्त तरीके से काम करता है। स्टोमक अल्सर जैसी चीजों को हील कर देता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज हैं। एक और चीज ये करता है कि ये गैस्ट्रिक मुकोसल जिसको कहते हैं, म्यूकोसल, गैस्ट्रिक म्यूकोसल को
सेक्रेशन में मदद करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल के सेक्रेशन को बढ़ाता है। अब ये म्यूकोसल क्या चीज है? ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल वो चीज है जो आपके पेट के दीवारों पे लगता है, और इससे जो पेट की दीवारें हैं, आमाशय की जो दीवारें हैं, वो जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं पेप्टिक एसिड से। ये पूरा का पूरा म्यूकोसल है जो उसको प्रोटेक्ट करता है लेयर चढ़ा के, और इस म्यूकोसल के सेक्रेशन को ये बढ़ा देता है एंथोसायानिन, और इसीलिए धनिया आपके लिए बेहतरीन है। धनिया का पानी, खासकर धनिया के अर्क से निकला हुआ पानी बहुत बेहतरीन है। दिस गैस्ट्रिक म्यूकोसल, if it is taken care of and sufficiently है, तो आपको अल्सर वल्सर की बात खत्म हो जाती है, आपका जीआई ट्रैक्ट हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो, और उससे उसके दीवारों को बचाता है। अब धनिया एक और चीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। एक्टिव कंपाउंड्स इन दिस धनिया और कोरिएंडर, डाइजेस्टिव जूस हुआ या डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ, उसको बनाने में मदद करता है, उसकी प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। और ये अंत में क्या करता है? तो ये आपके डाइजेशन को हेल्दी करता है, गैस को प्रिवेंट करता है, और ब्लोटिंग या नौजिया भी बहुत बार होता है उसको बचाता है। तो ये पाचन को दूसरे लेवल पे डिफाइन कर देता है। एक और चीज करता है, ये लीवर फंक्शन को और बॉवेल मूवमेंट को फेलिसिटेट करता है, उसको जो है सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब आप सोचिए कि धनिया भी अजवाइन और सौंफ से कम नहीं, उतना काम कर देता है। एक और चीज धनिया करता है, धनिया जो है आपके स्टूल में, आपका जो शौच होता है उसमें बल्क ऐड करता है, और बल्क ऐड करने से क्या होता है? बाउल मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। किसी को बवासीर हो, किसी को पाइल्स हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, स्टूल यदि सॉफ्ट हो जाए तो बहुत हद तक काम बेहतर हो जाता है। तो ये सारा कुछ करता है। और धनिया एक और चीज करता है, इन सब चीजों कारणों की वजह से, कि ये आपका यदि पुराने से पुराना यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसको बहुत हद तक निकाल देता है, सुधार देता है, प्रोवाइडेड आप धनिया का विशुद्ध पानी रेगुलर पी रहे हो या धनिया का पानी ले रहे हो। तो हमने अभी तक 3 चीजों की बात की। समय अप हुआ है, मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। हमने 3 चीजों की बातें की अभी तक। इन 3 चीजों में हमने देखा कि धनिया था, सौंफ था, अजवाइन था। अभी तक हमने इनकी करीब 45 मिनट 50 मिनट हमने इन तीनों चीजों पे चर्चा की, और पाचन तंत्र को समझा कि कितना जटिल है और किस तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट है और वो काम करता है। ये तीनों धनिया, सौंफ और अजवाइन कितने कितने पावरफुल हैं हमारे स्टोमक के लिए और हमारे पाचन के लिए, इसको हमने समझा। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि ये तीनों के तीनों आपको इजी, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक तरीके से मिल जाए, मैं तीनों बातें कर रहा हूं, इजी, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक तरीके से मिल जाए, तो कितना बढ़िया होगा। तो जी हाँ, ये संभव है, और ये जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नाम का प्रोडक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे संभव है। इजी ड्रॉप्स हैं ये, आप इनको पानी में ऐड कर सकते हैं, अपने पीने वाले पानी में, अपने ग्लास में, अपने बॉटल में, अपने जग में। पानी का जो आपका बॉटल है, पानी का जो आपका जग है, उसमें सुबह में ही आपने 10-20 बूंद मिला दिया, एंड आप जो है वो सारा कुछ ले रहे हैं जो अदरवाइज हमने इतने देर तक चर्चा किया। मसलन इजी, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल तरीके से ले रहे हैं। देखिए, कभी आपके पेट में कोई तकलीफ हुई और आप यदि किसी आपके घर में किसी ने बताया या आप जानकार हैं, आपने इतना अजवाइन लिया, हाथ पे इतना अजवाइन लिया, 2 चम्मच अजवाइन लिया और उसको आपने खा लिया। अब खाने का जो प्रक्रिया था उसमें थोड़ी सी पंजेंसी थी, टेस्ट का गड़बड़ था, खाने का मेहनत था, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था। अजवाइन को आपने ढूंढा, लिया, आप अजवाइन लेके घूम नहीं रहे थे, आप किचन तक पहुंचे, किचन में भी अजवाइन उतना था नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इजी नहीं था, कन्वीनियंट नहीं था, करेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिकल था क्या। आपने जो अजवाइन लिया उस अजवाइन का कॉस्ट निकालिए और पता कीजिए कि अजवाइन कितने रुपए किलो आपको मिला था, और जो किचन में अजवाइन था वो कितने रुपए का था, और जो 2 चम्मच आपने लिया वो कितने रुपए की पड़ी। आपको ताजुब होगा
कि 4 ड्रॉप जो आपने टपका के लिया अपने ग्लास में, वो इन 2 चम्मच अजवाइन के बराबर था, उस धनिया के बराबर था और उस सौंफ के बराबर था, क्योंकि उन सब का एसेंशियल ऑयल का अर्क हाई कंसंट्रेट फॉर्म में, टेस्टलेस फॉर्म में आपके ग्लास में रख दिया गया है, जिसमें कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा है, कोई फ्लेवर भी नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं आ रहा है, और आप वो 2-2 चम्मच ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना इजी है, कितना कन्वीनियंट है और कितना इकोनॉमिकल है। ये वाली चीज है। तो इस तरीके से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के ये आसान उपाय मैं आपको बता रहा था, और 3 प्राकृतिक उपाय मैंने आपको आज बताया, और वो तीनों के तीनों डाइजेस्ट में मौजूद हैं। इजी वे टू गेट रीड ऑफ एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड इनडाइजेशन, ऑल नेचुरल वे। किसी तरीके का इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, किसी तरीके का स्वीटनर नहीं है, किसी तरीके का सर्फेक्टेंट नहीं है, कोई बाइंडर नहीं है, कोई स्टेबलाइजर नहीं है, कोई तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, स्वीट भी नहीं है। तो कोई क्या बोलते हैं, डायबिटिक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत नहीं है, हर आदमी ले सकता है। दिस इज डाइजेस्ट। और कौन ले सकता है? बिजी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, है ना, वुमेन, कोई भी भाग दौड़ वाला, घर में बैठा हुआ, वर्क फ्रॉम होम वाला, भाग दौड़ वाला, चलने वाला, साइट पे होने वाला, ट्रैवल में होने वाला, क्योंकि एक छोटी सी 30 ml का ड्रॉप है जो आप अपने जेब में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, और रखने की भी जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में पानी का बॉटल जो लेके निकले उसमें आप 10-20 बूंद डाल के निकल सकते हैं। ये है अजवाइन, धनिया और सौंफ का सम्मिश्रण प्रॉपर तरीके से और हाई कंसंट्रेशन में। इफ यू आर ट्रस्टिंग टेम्पररी सॉल्यूशन, यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ, ऐसा मैंने स्लाइड में लिखा है। यदि आपको लगता है कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, एंटासिड लेके हो जाएगा, तो यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप टेम्पररी सॉल्यूशन में भरोसा कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड है, और इसलिए मैं आपको यहाँ पे डॉक्टर पाटिल और लैब दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिखा रहा हूँ, और ये सारे सर्टिफिकेशन आपको डब्बे पे मिलेंगे। तो हाईली क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन है इसमें। ऑनेस्ट प्राइस ऑथेंटिक प्रोडक्ट का, और ये है प्राइस आपका। एमआरपी 249 है। नेक्स्ट मनी में आपका ऑफर प्राइस है 199 सिर्फ। बीवी इस पे 54 है, और जैसा स्पेशल ऑफर का आज दिन होता है, आज का ऑफर जो है 10% एक्स्ट्रा बीवी है अगले 6 दिन के लिए, और वो जो बीवी एक्स्ट्रा हो गया तो 6 बीवी और ऐड हो गए, तो 54 + 6 60 बीवी हो गए। So this is what the product is all about. Easy way to get rid of acidity. और ये सारा नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है। आपने यदि अभी तक नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड नहीं किया है तो आप नेक्स्ट शॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और इस बेहतरीन प्रोडक्ट का प्राइस का फायदा ले सकते हैं। ये बाकी भी ई कॉमर्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, टाटा 1mg हो, बिग बास्केट हो, ग्रोफर हो, अपोलो फार्मेसी हो, हर जगह पे ये मौजूद है। और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे भी मौजूद है, और वहां पे बेहतरीन प्राइस के साथ मौजूद है, और आपको वहां पे बीवी भी मिलता है। और जैसा मैंने बताया 60 बीवी आपको इस एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। दिस वाज अबाउट दिस प्रोडक्ट। और आज का सेशन मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्वास्थ्य के विषय के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय। ओवर टू Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much and really a great session. बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चैट बॉक्स में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको स्लाइड्स चाहिए, तो नेक्स्ट मनी ऑफिशियल पे ये वीडियो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो वहां 2-3 से दिन आप में नहीं स्लाइड्स होता है, ये 3 घंटे में होता है। आपके मिडनाइट के पहले जितने देर डाउनलोडिंग का वक्त होता है ये आपके सेशन में ऑलरेडी होता है। आपका कोई भी पिछला सत्र ऐसा नहीं है जो नेक्स्ट के ऑफिशियल यूट्यूब पे नहीं है। यस यस सर, यस फ्रेंड्स, तो आप वहां से ले सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं अगेन। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट।